जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक भारत का राष्ट्रपति के साथ में के सामने में कुछ एमसीक्यूज लेके आई हूँ और उनको हम व्याख्या सहित हल करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो त्यागपत्र किसी को देगा? ऑप्शन उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। एकदम इजी क्वेश्चन है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन किया गया है। 123 जो अनुच्छेद है उसमें राष्ट्रपति की किस शक्ति का वर्णन है? चार ऑप्शन है, अध्यादेश जारी करने की, राज्यपाल नियुक्त करने की, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की और चौथा है प्रधानमंत्री नियुक्त करने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जो अनुच्छेद 123 है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति की। अध्यादेश क्या होता है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति द्वारा जो भी आदेश जारी किए जाते हैं वो अध्यादेश कहलाते हैं। और अध्यादेश हमेशा मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाएगा। अध्यादेश की अगर हम बात करें तो ये 6 माह तक लागू रहता है और 6 माह तक लागू रहता है और उसके बाद में जब संसद का सत्र चालू हो जाता है तो केवल 6 सप्ताह तक लागू रहता है। संसद का जब सत्र शुरू हो जाता है तो शुरू होने की 6 सप्ताह तक की अवधि तक ये लागू रहता है। अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति पद आकस्मिक रिक्त होने पर राष्ट्रपति पद का निर्वहन कौन करता है? जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो कौन उसका निर्वहन करेगा? आपके सामने ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और महान्यायवादी। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा। पर अगर वाइस प्रेसिडेंट का भी पद रिक्त हो जाए मान लो किसी कारणों से, तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो उस पद पर कार्य करेगा। अब तक केवल एक बार ऐसा काम हुआ है जब जाकिर हुसैन की तो क्या हो गई मृत्यु। डॉक्टर जाकिर हुसैन की, वो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई और तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी ने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। उस समय वीवी गिरी ने त्याग पत्र दे दिया था। उस समय जो भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय क्या बने? भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, वीवी गिरी ने त्याग पत्र दिया और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना पड़ा। और ये एक बार ही हुआ है कि जब कोई मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक के रूप में काम कर रहा है। और ये काम हुआ था 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति पद निर्वाचन में सांसद के एक मत का मूल्य क्या होता है? सांसद जो होते हैं उसके एक सांसद के मत का मूल्य कितना होता है? आप ऑप्शन है 708, 776, 508, 712। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 708। देखिए, जो भारत में संसद प्रणाली है, संसद प्रणाली में राज्यसभा और लोकसभा दोनों उसमें सदन है। तो जो सांसद है उसके मत का मूल्य हो जाएगा 708। ये 708 है। ठीक है, अब भारत बात करते हैं कि 233 प्लस 546 ये सांसदों की संख्या है, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद। तो टोटल जो वोट पड़ते हैं वो 776 वोट पड़ते हैं और एक सांसद के मत का मूल्य है 708। पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन से प्रथम राष्ट्रपति थे इन चारों में से? पॉकेट वीटो का उपयोग किया? जाकिर हुसैन, संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमन और ज्ञानी जेल सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह ने
भारतीय डाकघर अधिनियम, भारतीय डाकघर अधिनियम 1986, भारतीय डाकघर अधिनियम 1986 में उन्होंने जेबी वीटो का पावर किया और उस जो अधिनियम था उसको अपने पास में रख लिया और ना तो उस पर स्वीकृति दी ना उसको इनकार किया, और एक बार ही ये ऐसा हुआ है। किस राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तीनों पदों पर कार्य किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी। कि मतलब कौन से ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और वो किसी राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं, प्रथम मुस्लिम थे जो राष्ट्रपति बने हैं, और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी 1969 में। अभी हमने बात की कि पहले राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इसी के समय ने इस्तीफा दिया और मोहम्मद हिदायत तुगलक का क्या बनाना पड़ा, कार्यवाहक राष्ट्रपति, जो कि क्या थे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर हम बात करें तो पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जो क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, यानी कि पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने, कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, वीवी गिरी की अगर हम बात करें तो ये त्याग पत्र देकर के, ये त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति से त्याग पत्र देकर के क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, और द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी इनके समय में और 50% मत भी इन्होंने हासिल नहीं किए थे, फिर भी इनको क्या बना दिया जाता, राष्ट्रपति बना दिया जाता। अगर नीलम संजीव रेड्डी की अगर हम बात करें तो भारत के निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति थे, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देकर के राष्ट्रपति बनने वाले वीवी गिरी थे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की हम बात करें तो पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति पद पर पहुंचे थे, और जाकिर हुसैन की हम बात करें तो ये तीनों पदों पर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तीनों पदों पर ये आसीन रहे हैं, और ये प्रथम मुस्लिम थे जो राष्ट्रपति पद पर पहुंचे और 1969 में 1969 में पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसके सदस्य होते हैं कि राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है तो उसके जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं उनमें से कौन है इनमें, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदस्य। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा इनके दोनों के क्या होंगे, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं क्योंकि उनका मनोनयन किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, और राज्य की समस्त जितने भी राज्य हैं उनके भी केवल विधानमंडल के सदस्य भाग लेते हैं, सॉरी विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं क्योंकि विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, इसी वजह से भाग नहीं लेते हैं। दो राज्य ऐसे हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, दो केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, जिनकी विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, और ये बनाया था 70वें संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992, 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। इससे पहले लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? देखो, मंत्रिपरिषद ने जो भी सलाह दी राष्ट्रपति उसको एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा ये हुआ, तो इसमें बात करते हैं हम। ऑप्शन आपके सामने 84वां, 44वां, 42वां और 24वां, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन।
44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इससे पहले क्या था, उससे पहले की बात करते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन था, इसके अनुसार क्या था कि जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को अनिवार्य रूप से मानना पड़ेगा, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया कि पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। एकदम इजी क्वेश्चन है। ये जो राष्ट्रपति है वो बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो होनी चाहिए 35 वर्ष। और ये अनुच्छेद 58 में इसकी 4 योग्यताओं में से एक योग्यता है। अनुच्छेद 58 में 4 योग्यता दी है, उनमें से एक योग्यता है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति उस पर महाभियोग किस कारण से लगा सकते हैं? सार्वजनिक हित के विरोध का कार्य करने के लिए, संविधान का उल्लंघन करने के लिए, दंडित अपराध के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो राष्ट्रपति पर केवल और केवल महाभियोग संविधान का उल्लंघन करने पर ही लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के अनुसार। और महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में ऐसा उल्लेखित है। महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि में कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि दी गई है, तो उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उम्मीदवार हेतु 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक होते हैं कि 50 जने तो प्रस्ताव करने वाले और 50 उसको अनुमोदन। उम्मीदवार हेतु 15,000 रुपए जमानत राशि होती है। उम्मीदवार हेतु जमानत राशि निश्चित अनुपात का 1/10 भाग प्राप्त करने पर नहीं करने पर जब्त हो जाती है और प्रत्येक निर्वाचक को उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार वरीयता देने का अधिकार है। तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो निश्चित अनुपात का 1/6 अगर प्राप्त नहीं होता है तो वो राशि जमा हो जाती है। ठीक है। और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन इसमें चाहिए होते हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसकी प्रक्रिया में कौन सा कथन सही नहीं है? इन दोनों का जो चुनाव है वो 324 में इनकी प्रक्रिया बताई गई है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का कार्य चुनाव आयोग का होता है। कार्य कौन करता है? चुनाव आयोग। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर चुनाव आयोग की कोई भी भूमिका नहीं होती। अगर किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो चुनाव आयोग की इसमें भूमिका नहीं रहती है। इनके चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई केवल और केवल उच्चतम न्यायालय करता है और शिकायत चुनाव परिणाम होने के 15 दिन के भीतर करनी होती है। देखिए, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें अगर कोई गफलत होती है या तो उसका खुद उम्मीदवार ही उसको चुनौती दे सकता है। ठीक है। और दूसरी बात, चुनाव आयोग की इसमें भूमिका नहीं होती है। चुनाव आयोग केवल चुनाव आयोग का काम करता है। ठीक है। और इसकी सुनवाई कहाँ होगी? उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में एक संविधान पीठ का गठन किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 5 सदस्य 5 लोगों उसमें 5 जजेस की कमेटी बनाई जाती है। ठीक है। और जो इसकी शिकायत है वो चुनाव का परिणाम आने के 15 दिन नहीं, 1 माह के भीतर भीतर, 1 माह का उसमें टाइम होता है, 1 माह के भीतर भीतर आप शिकायत कर सकते हो। और जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो लोकसभा और राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी के रूप में लगातार उसमें एक एक बारी बारी से काम करते हैं। महासचिव, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव उसमें पीठासीन अधिकारी के रूप में बारी बारी से काम करते हैं। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और महान्यायवादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति संविधान के प्रति समर्पण और लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 60 के अनुसार।
राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों के लिए क्या सही नहीं है? राष्ट्रपति के जो विशेष अधिकार है उनका उल्लेख 361 में है। राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए भारत का कोई भी न्यायालय नोटिस नहीं दे सकता है। फौजदारी और दीवानी मामलों में उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती और दीवानी मामलों में 1 माह की पूर्व सूचना के आधार पर पूछताछ की जा सकती है। वो चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, जो राष्ट्रपति के विशेष अधिकार है उनका उल्लेख अनुच्छेद 361 में है, याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति पद पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसको भारत का कोई भी न्यायालय, चाहे वो उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, वो नोटिस नहीं दे सकता है। फौजदारी और दीवानी मामलों में उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकती है। दीवानी मामलों की अगर हम बात करें, केवल केवल दीवानी मामलों की बात करें तो 2 माह की पूर्व सूचना, 2 माह, 1 माह नहीं, 2 माह की पूर्व सूचना पर शिकायतकर्ता का नाम और शिकायतकर्ता की प्रकृति के आधार पर केवल और केवल पूछताछ हो सकती है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के 5 वर्षीय कार्यकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए इस्तीफे की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को दी जाती है। तो सामने चारों ऑप्शन है। अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 57 में कहा गया कि कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति हमेशा अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति को ही देगा और उपराष्ट्रपति जो ये इस्तीफा आया है उसकी सूचना प्रधानमंत्री को नहीं देगा, उसकी सूचना वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन सूचना देता है? उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का इस्तीफा हमेशा उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करके उसी को दिया जाएगा और वो उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्धारित कार्यकाल से पूर्व पद रिक्त होने पर चुनाव कितने भी समय के भीतर करवाने होते हैं? जब राष्ट्रपति का पद अगर निर्धारित समय से पहले ही रिक्त हो जाए तो कितने समय में के भीतर उसका चुनाव आवश्यक है? 1 माह, 2 माह, 6 माह, 5 माह। तो इसका सही उत्तर है 6 माह। अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो 6 माह के भीतर नए चुनाव करवाने आवश्यक है और नए चुनाव जो होंगे वो पूरे 5 वर्ष के लिए होंगे, शेष समय के लिए नहीं होंगे। पूरे 5 वर्ष के लिए होंगे और 6 माह के भीतर भीतर चुनाव करवाने आवश्यक है। उपराष्ट्रपति में ये चीज 6 माह वाली लागू नहीं है, उसमें बस ठीक है जितना जल्दी हो सकता है, उसमें टाइम लिमिट कोई बात नहीं है उपराष्ट्रपति में। भारत के नई संविधान सभा के तहत भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ? जब भारत की नई संविधान सभा बनी तो भारत में एक राष्ट्रपति का पद था, तो उसके लिए चुनाव कब हुए? 10 मई 1952, 13 मई 1952, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1952। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 मई 1952। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। ठीक है, और जब ये राष्ट्रपति बने थे उससे पहले संविधान सभा के सभापति भी रह चुके हैं। संविधान सभा के सभापति थे जो भारत के राष्ट्रपति बने और इसके लिए चुनाव हुआ था 13 मई 1952 को। ठीक है, 2 बार ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्ति उच्चतम न्यायालय से संबंधित नहीं है जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा हो? चारों ऑप्शन आपके सामने है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उससे संबंधित कौन सा व्यक्ति नहीं है जिसने चुनाव लड़ा हो राष्ट्रपति का? के सुब्बा राव, HR खन्ना, VR कृष्ण अय्यर और कृष्णा कुमारी बनर्जी। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखते हैं, के सुब्बा राव प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा था। जबकि मोहम्मद हिदायतुल्लाह की अगर हम बात करें तो वो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक के रूप में उन्होंने काम किया। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने काम किया। और के सुब्बा राव की अगर हम बात करें तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा। HR खन्ना और VR कृष्ण अय्यर की अगर हम बात करें तो ये न्यायाधीश थे।
ये न्यायाधीश थे किसके? उच्चतम न्यायालय के, जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था। भारत के HR खन्ना और VR कृष्ण अय्यर ऐसे न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश तो केवल के सुब्बाराम थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था। और कृष्णा कुमारी बनर्जी की अगर हम बात करें तो ये उच्चतम न्यायालय से संबंधित नहीं थी, लेकिन 1952 में जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो पहली बार कोई महिला ने चुनाव लड़ा था, तो कृष्णा कुमारी बनर्जी थी। 1952 के चुनाव में भाग लेने वाली महिला कौन थी? तो कृष्णा कुमारी बनर्जी थे, लेकिन यह हार गई। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राष्ट्रपति है जो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं? 4 ऑप्शन है, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था, और ये राष्ट्रपति पद में एक बार तो ये हार गए थे और दूसरी बार फिर इनको चुना गया था, नीलम संजीव रेड्डी को। महाभियोग से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति का महाभियोग, अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाता है। केवल संविधान के उल्लंघन के आरोप पर ही महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। अनुच्छेद 61 के अनुसार यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाएगा और महाभियोग की प्रक्रिया अर्धनिश्चित है। ये चारों ऑप्शन जो है उसको हम हल कर चुके हैं वैसे, तो देखते हैं। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाता है, सही बात एकदम, ठीक है। केवल संविधान का, बिल्कुल केवल और केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग लाया जा सकता है 56 में, ठीक है। अनुच्छेद 61 के अनुसार प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाएगा, ये गलत है। अभी हमने बात की थी कि प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक है। अर्धन्यायिक इसलिए है कि जब महाभियोग की प्रक्रिया चलती है तो संसद न्यायिक रूप धारण कर लेती है, इसलिए अर्धन्यायिक कहा जाता है महाभियोग की प्रक्रिया को। राष्ट्रपति के कार्यकारिता संबंधी शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कार्यपालिका शक्तियां। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति व शपथ होगी और केंद्र के सभी कार्य प्रधानमंत्री के नाम से होंगे। तो देखते हैं राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति होती है अनुच्छेद 53 में, ठीक है। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों की भी बात करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी और एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन, जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद का मुखिया। अनुच्छेद 74 में सहायता करेगी। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और शपथ, प्रधानमंत्री अनुशंसा करेगा और उसकी आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी और शपथ होगी। केंद्र के सभी कार्य प्रधानमंत्री के नाम से होंगे। केंद्र के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे और राज्यों के सभी कार्य राज्यपाल यानी कि गवर्नर के नाम से होंगे, ये याद रखना। राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियां, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के विशेषज्ञ होते हैं। अनुच्छेद 87 का है संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना। अनुच्छेद 86 है संसद को संबोधित करने की शक्ति में संसद को संदेश भेजने का अधिकार। ये चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो देखते हैं जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? एक मुख्य प्रधानमंत्री को शपथ दिला देता है, अन्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाता है, संसद के जितने भी सदस्य होते हैं उनको शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर उन्हीं सदस्यों में एक जो वरिष्ठ होता है उसको राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है, ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा 1, 2, 3, 4 क्षेत्रों में दी जाती है 12 सदस्यों को। अगर हम विधान अनुच्छेद 87 में क्या है? संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना। तो ये जो है संसद का सत्र बुलाना, ये अनुच्छेद 87 में नहीं है, अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना, ये काम अनुच्छेद 85 में है, ठीक है। और जो 87 क्या है? अनुच्छेद 87 क्या है कि जो संसद का प्रथम सत्र होगा और लोकसभा के बाद का जो लोकसभा जब शुरू होती है तो उसका प्रथम सत्र होता है, उसको राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा, ये अनुच्छेद 87 में
कहा गया है। निम्न में से लोकसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? लोकसभा की संयुक्त बैठक, लोकसभा लिया गया है, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108, 123, 118, 102। तो जो सही उत्तर है, संसद की जो संयुक्त बैठक है वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होगी। ठीक है, अनुच्छेद 123 की बात करें तो ये अध्यादेश से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता 123 में। अनुच्छेद 118 की बात करें तो जो लोकसभा अध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति है, वो संयुक्त बैठक के संदर्भ में क्या बनाते हैं? नियम बनाते हैं अनुच्छेद 118 में। और अनुच्छेद 102 की बात करें तो संसद के जो सदस्य होते हैं, सदस्यता समाप्त करने का आधार, अनुच्छेद 102 में संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता को किस आधार पर समाप्त किया जा सकता है? अनुच्छेद 102 में उसका वर्णन है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। वीटो शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। वीटो शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। वीटो को 4 भागों में बांटा गया है: निलंबनकारी, जेबी विशेषाधिकार, विशेषाधिकार है, और विशेषित निषेधाधिकार ये भारत पर लागू नहीं है, ये अमेरिका में चलता है विशेषित निषेधाधिकार। ठीक है, आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि से राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही धन खर्च किया जा सकता है। अनुच्छेद 267 में साफ साफ, अनुच्छेद 267 की अगर हम बात करें तो उसमें साफ साफ लिख रहा है कि भारत की जो आकस्मिकता निधि है उससे धन केवल और केवल राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही खर्च किया जा सकता है। ठीक है, और 266 में है संचित निधि, और जो संचित निधि है, संचित निधि से धन संसद की अनुमति से, संचित निधि से धन संसद की अनुमति से, और आकस्मिकता निधि से राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में ही खर्च होगा। अनुच्छेद 280 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन करेगा। 280, और वित्त आयोग में 1+4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 उसके सदस्य। अनुच्छेद 281 में क्या है कि जो वित्त आयोग है वो प्रतिवेदन पेश करेगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसको किस में रखवाएगा? संसद में। 280 में तो वित्त आयोग का गठन करेगा, और जो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करेगा वो राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति उसको किस में रखवाएगा? संसद में रखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगली स्लाइड है। अनुच्छेद 356 युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर राष्ट्रीय आपातकाल केवल और केवल 3 बार लगा है। अनुच्छेद 356 के तहत जो आपातकाल लगा था वो 3 बार लगा था। पहला 1962 में, दूसरा 1971, तीसरा 1975। पहला कब लगा था? 1962, जब चीन के द्वारा आक्रमण हुआ था। उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे और पंडित नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान का जब आक्रमण हुआ 1971 में तो वीवी गिरी उस समय राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। और 1975 जब आंतरिक असंतोष हुआ तो फखरुद्दीन अहमद अली उस समय राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे राष्ट्रपति से संबंधित। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।